हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का दोस्तों सेकंड नंबर चैप्टर बिलियन यानी कि सॉल्यूशन का दोस्तों वन शॉट टच करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो बिलियन नामक चैप्टर आप लोग का दोस्तों केमिस्ट्री का 2 नंबर चैप्टर है, बिल्कुल आप लोग को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट जो होते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे, समझिए वन शॉट का मतलब पूरा सिलेबस आप लोग को इस वीडियो में कवर किया गया। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम आपको ऑल सब्जेक्ट का ऐसे ही दोस्तों वन शॉट देंगे, ठीक है ना। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री सभी विषयों का आप लोग को मिलेगा। तो इसलिए कहता हूँ डियर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बगल में फिर दोस्तों बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए वीडियो में लास्ट तक बना, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए केमिस्ट्री का दोस्तों आप लोग का सेकंड नंबर दोस्तों वन शॉट है, ठीक है ना। तो आप लोग को पहले हेनरी का नियम लिया है, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग को मैं बिलियन के बारे में लेता, लेकिन मैंने उसे दोस्तों तो बेच में रखा, ठीक है ना। हेनरी का नियम सबसे पहले लाया है। चलिए देखिए हेनरी का नियम दोस्तों क्या है तथा इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। तो हेनरी का नियम क्या है दोस्तों, इसके अनुप्रयोग को आप लोग को लिखना है। तो ये दोस्तों 5 मार्क्स में कई बार बोर्ड एग्जाम में यार पूछ भी दिया गया है। चलो यहाँ पर ध्यान रखना है, स्थिर ताप के किसी विलयन में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। अर्थात दोस्तों स्थिर ताप होगा, ठीक है ना। स्थिर ताप के किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में दोस्तों उपस्थित गैसीय विलय की जो मात्रा होगी उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होगी। अब ध्यान से समझो, अर्थात एम समानुपाती पी, जहाँ एम दोस्तों क्या है, मास है दोस्तों, मात्रा, और पी दोस्तों दाब है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान यहाँ पर ध्यान दोगे तो जहाँ दोस्तों एम बराबर गैसीय विलय की मात्रा दोस्तों, पी आरोपित दाब है, और दोस्तों के स्थिरांक है जिसे हेनरी का नियतांक कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग देखें तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो कहते हैं स्थिर ताप के किसी विलयन में उपस्थित, तो स्थिर ताप के किसी विलयन में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा एम दोस्तों आरोपित दाब दोस्तों पी के समानुपाती हुआ। यही दोस्तों आप लोग का हेनरी का नियम हो गया। तो बिल्कुल आप लोग का हेनरी का नियम दोस्तों एम समानुपाती पी हो गया, जहां पर दोस्तों समानुपाती को हटा करके हम लोग ने कांस्टेंट राशि के जोड़ा है, जिसे हम लोग के स्थिरांक कहते हैं। कौन सा स्थिरांक, तो हेनरी का नियतांक। चलिए यहाँ से देखेंगे अपन दोस्तों नेक्स्ट कहा है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखें। चलो देखो यहाँ पर हेनरी के नियम का अनुप्रयोग दिया गया। तो आप लोग देखोगे तो कहा जा रहा है पहला नंबर में कार्बोनेट पेय पदार्थों में, तो दोस्तों ये सोडा वाटर बियर आदि पेय पदार्थ में उच्च दाब पर CO2 गैस भरते हैं। उच्च दाब पर CO2 दोस्तों कार्बोनित जो था दोस्तों पेय पदार्थ उसमें भरा जाता है। चलो यहाँ पर देखोगे सेकंड नंबर में तो कहा जाए कि रक्त में घुले गैसों के विनिमय में दोस्तों यानी कि श्वसन में ली गई O2 यानी ऑक्सीजन का आंशिक दाब उच्च होता है। यह दोस्तों फेफड़े में पहुंच करके हीमोग्लोबिन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है ना। यानी कि श्वसन में ले गई O2 का आंशिक दाब उच्च होता है, इसीलिए दोस्तों ये फेफड़े में पहुंच कर हीमोग्लोबिन में दोस्तों मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसका से, तो दोस्तों O2 का आंशिक दाब उच्च होता है, इसीलिए दोस्तों यह फेफड़े में पहुंच कर हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। चलिए एकदम बिल्कुल धीरे धीरे रहेंगे, सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे डियर। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो ऊंचाई पर दोस्तों, ठीक है ना, ऊंचाई पर अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब उच्च होता है। देखो अधिक ऊंचाई पर O2 का ऑक्सीजन का जो होता है आंशिक दाब वो कम होता है, सॉरी कम ना होगा, जाहिर सी बात है अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब ऐसे भी दोस्तों कम होता है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, इसलिए पर्वत रोही नामक खून बहने लगते हैं, पर्वत रोही के नाक से खून बहने लगते हैं। देखो ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव भी आया था दोस्तों 2021 में, ठीक है ना, कि दोस्तों जो होता है अधिक ऊंचाई पर वहाँ पर दोस्तों क्या होता है ऑक्सीजन, तो आंशिक दाब वहाँ पर यार दोस्तों कम होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ऑक्सीजन की यार कमी होगी, मात्रा कमी होगी, इसीलिए पर्वतारोही जो होते हैं उनके नाक से यार खून बहने लगते हैं। क्या बहने लगते हैं, खून बहने लगते हैं। चलो बिल्कुल ये सब दोस्तों आप लोग को देख देना, बिल्कुल आप लोग को एक नंबर भी नहीं कटेंगे। चलिए यहाँ पर देखोगे तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के जाल में विलेयता के कारण समुद्र में जलीय जीवन संभव हो पाया है, ठीक है ना। यानी कि आप लोग को वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है
O2 की वजह से ही दोस्तों जल में विलेयता के कारण दोस्तों नदी समुद्र जलीय जीवन संभव हो पाया है। चलिए अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 9142 पर, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मोलार्ता दोस्तों क्या है। देखो ये क्वेश्चन तो यार पूछे ही जाएंगे एकदम बिल्कुल कंपलसरी से बात, ये सब क्वेश्चन पूछता ही है बिहार बोर्ड। चलो मोलार्ता किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हो सकता है 5 मार्क्स में पूछे मोलार्ता और फॉर्मलता और नॉर्मलता क्या है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखोगे तो किसी बिलियन के 1 लीटर में, ये इसमें 1 लीटर होता है, जबकि दोस्तों ये मोलार्ता में 1000 ग्राम होता है। तो पहले दोस्तों मोलार्ता के बात करेंगे तो किसी बिलियन में 1 लीटर में उपस्थित विलेय के जो मोलों की संख्या होती है या ग्राम अणुओं की जो संख्या, तो उसे मोलार्ता कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, ठीक है ना, विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलार्ता कहते हैं। इसे हम लोग दोस्तों कैपिटल एम से सूचित करते हैं, जबकि इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। बिकॉज इसमें दोस्तों लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा होती है, इसीलिए मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है ना। चलो बिल्कुल धोरे धोरे हम लोग उड़ा देंगे डिया, ठीक है ना। मोल प्रति लीटर होता है, चलो मोलार्ता का मात्रक। चलो बिल्कुल एकदम बिल्कुल हम लोग धोरे धोरे उड़ा रहे हैं, एकदम बिल्कुल लास्ट तक बने रहो आप लोग। चलिए यहाँ पर देखा मोलार्ता क्या है, तो देखिए ध्यान से मोलार्ता के बात क्या, तो इसमें जाहिर सी बात है कि 1000 ग्राम में, ठीक है ना, 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, या तो आप लोग कह सकते हो केवल विलेय के मोलों की संख्या को मोलार्ता कहते हैं। किसी विलायक की 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलार्ता कहते हैं। इससे हम लोग स्मॉल एम द्वारा लिखते हैं, ठीक है ना, यानी सूचित करते हैं, निरूपित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है डियर, ये आप लोग ध्यान रखना, मोल प्रति केजी होता है। किसका यार, देखो ये आप लोग का मोलार्ता का, ठीक है ना। चलो डियर यहाँ पर मोलार्ता और मोलार्ता में आप लोग अंतर डिफरेंट देख लो। चलो यहाँ से देखोगे डियर तो मजा आप लोग को आ जाएगा। देखो अंतर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तरफ मोलार्ता दोस्तों, दूसरी तरफ मोलार्ता है। तो मोलार्ता में दोस्तों दिया गया है कि 1 लीटर बिलियन उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलार्ता कहते हैं। 1 लीटर में, जी बिल्कुल 1 लीटर में, जबकि दोस्तों मोलार्ता में 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी भी हम लोग कह सकते हैं, या 1000 ग्राम या तो 1 केजी भी कह सकते हैं। इसमें जो विलेय के मोलों की संख्या होती है उसी दोस्तों संख्या को मोलार्ता कहते हैं, जबकि 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलार्ता कहते हैं। चलिए मुझे पता ही आप लोग को क्लियर होगा तो डियर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है जिससे आप लोग याद रख सकते हो। इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, जबकि दोस्तों इसको स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। दोस्तों जो मोलार्ता होता है, मोलार्ता, ठीक है ना, इसको हम लोग दोस्तों कैपिटल एम से सूचित करते हैं, जबकि दोस्तों मोलार्ता को स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर देखोगे तो मोलार्ता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। देखो मोलार्ता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, देखो मोलार्ता पर किसका प्रभाव पड़ेगा, ताप का, लेकिन मोलार्ता पर दोस्तों ऐसा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। किस पर, तो मोलार्ता पर। चलो बिल्कुल डियर एकदम बिल्कुल धोरे धोरे उड़ा देंगे। चलिए मोलार्ता पर, मोलार्ता आयतन पर निर्भर करती है, जबकि मोलार्ता द्रव्यमान पर निर्भर करती है। चलिए बहुत अच्छा, मोलार्ता दोस्तों आयतन पर निर्भर करती है, जबकि मोलार्ता द्रव्यमान पर निर्भर करती है। चलो बिल्कुल इतना एकदम आप लोग को याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोलार्ता आयतन पर निर्भर करता है, ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा। मोलार्ता द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ से देखोगे तो इसका मात्रक जो था मोल प्रति लीटर होता है डियर, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मोल प्रति लीटर होता है मोलार्ता का, जबकि दोस्तों मोलार्ता का मोल प्रति केजी होता है मात्रक। चलो बिल्कुल मोल प्रति केजी मोलार्ता का, सभी लोग कमेंट करो जिससे आप लोग को बेहतर तरीके से याद हो सके डियर। सभी लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इससे आप लोग को क्या होगा, तो आप लोग को सारा क्वेश्चन दोस्तों हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। चलो मोल प्रवाह क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट यार, मोल प्रवाह क्या है। चलो ये क्वेश्चन तो एकदम VVI में रखेंगे डियर, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलो मोल प्रवाह क्या है, तो ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि किसी बिलियन में उपस्थित
किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मूलों की संख्या, आप ध्यान समझना, विलेय के मूलों की संख्या मान लो n बार, विलायक के मूलों की संख्या मान लो n2। ध्यान से समझना, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मूलों की संख्या, देखो विलेय के मूलों की संख्या n बार और विलायक के मूलों की संख्या n2। ध्यान से पहले समझो, तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब कुल मोलों की संख्या आ गया, यानी कि n1 प्लस n2 भी कह सकते हैं कुल मोलों की संख्या को, ठीक है ना। चलो, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। इसे डियर हम लोग x द्वारा सूचित करते हैं। मोल प्रवाह को क्रॉस द्वारा सूचित किया जाता है, x कैपिटल X द्वारा सूचित किया जाता है। माना कि किसी बिलियन में दोस्तों विलेय के मोलों की संख्या n1 है और विलायक में मोलों की संख्या n2 होगा। चलिए यहाँ से आप लोग बिल्कुल देखेंगे, चलो यहाँ से देखो, तथा विलायक में मोलों की संख्या n2 हो। अब कुल मोलों देखो, अब मैंने बोला ना, अब कुल मोलों की जो संख्या होगी n1 प्लस n2 हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? n1 प्लस n2 हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे n1 प्लस n2। अब रहा दोस्तों विलेय के मोल प्रवाह जो कहे दोस्तों बराबर, तो बिलियन में देख ध्यान समझना है, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलेय के मोलों की संख्या, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को मोल प्रवाह कहते हैं। अब विलेय के मोल प्रवाह की बात करें तो केवल दोस्तों विलेय ना होगा, क्योंकि विलायक तो हम लोग डाल नहीं सकते, इसीलिए दोस्तों विलेय आप लोग का n1 है और दोस्तों विलेय प्लस विलायक नीचे आप लोग का कुल मोल प्रवाह दिख रहा है। चलो यहाँ से देखोगे तो विलायक के लिए मोल प्रवाह ये हो गया। चलो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो इतना आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, याद रख सकते हो। यहाँ से देखो तो भौकाल मत किया सर जी, कोई एक क्वेश्चन रहने वाला 23-24 आने वाले एग्जाम में। यहाँ से देखोगे तो मोल प्रवाह बराबर दोस्तों जो होता है विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटा विलेय के कुल मोलों की संख्या को, अनुपात को हम लोग मोल प्रवाह कहते हैं। मान लीजिए आप लोगों को परिभाषा नहीं, ये लिख दीजिए, 2 नंबर मिल जाएंगे। यही पूरा आप लोग का कहानी बयां कर रहा है। विलेय या विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलेय के कुल मोलों की संख्या। अब यहाँ से 2 नंबर तो बिल्कुल आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, आप लोग का क्लियर हो गया। देखो विलेय, यहाँ पर देखोगे तो बिलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोलों का योगफल 1 होता है। बिलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या n1 प्लस n2 प्लस काट जाएगा तो 1 ना आएगा डियर, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिलियन में उपस्थित विलेय तथा विलेय के मोलों की संख्या के दोस्तों योग 1 होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझो, बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या इस प्रकार से हुआ और कुल मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या n1 प्लस n2 हो जाएगा, दोनों काट करके 1 आ जाएगा। और यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव बना, किसी शुद्ध पदार्थ का मोल प्रवाह हमेशा 1 होता है। किसी शुद्ध पदार्थ का मोल प्रवाह जो 1 होता है। देखो यहाँ से 2 नंबर आप लोग को क्लियर करा दे डियर। इसके लिए एक वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, जो विद्यार्थी या चैनल पर पहले बार दिल से करें या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलो बिल्कुल आप लोग को एकदम तहलका मचा देना है। चलो फॉर्मलता क्या डियर, फॉर्मलता और नॉर्मलता क्या बातें होगी। तो कहा जा रहा है फॉर्मलता क्या है, कहा जा रहा है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित आयनिक विलेय पदार्थों के ग्राम शुद्ध भार के संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित आयनिक विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भार की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल F द्वारा निरूपित किया जाता है, सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। चलो यहाँ से देखोगे डिया, तो कहा जा रहा है कि आता है बिलियन की फॉर्मलता। तो बिलियन की जो फॉर्मलता का सूत्र होगा विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या और बटन में आयतन, ठीक है ना। चलो ये किसका सूत्र हुआ? फॉर्मलता का सूत्र हुआ। चलिए यहाँ पर आप लोग मेरा नाम देख रहे होंगे दोस्तों, प्रहलाद सर, ठीक है ना। चलो देखो नॉर्मलता क्या, सामान्यता क्या है। सामान्यता कहें तो जस्ट नाम दोस्तों नॉर्मलता है, इसीलिए कहते हैं इंग्लिश मीडियम इजी होता है। चलो यहाँ से देखो कहा जा रहा है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को ही या नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है।
नॉर्मलता को दोस्तों कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है और किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में उपस्थित क्या ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब यहाँ पर अपन देखोगे आप लोग तो बिलियन दिया गया, बिलियन क्या है सर जी, ये आप लोग को शुरू में रखना चाहिए था, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे शरबत कहाँ सा, चलो यहाँ पर कुछ आप लोगों को दिक्कत होगी, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, बराबर में कुछ आना चाहिए, शरबत आना चाहिए। चलो यहाँ पर देखो शक्कर प्लस जल बराबर शरबत होता है। शक्कर को और दोस्तों जल को यार ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है शरबत बनता है, ठीक है ना। चलो सभी को पता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों इस नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए 914251 चलिए मैसेज कर दे व्हाट्सएप पर। देखो घोल प्लस घोल बराबर दोस्तों घोल होता है, ये आप लोग का दोस्तों क्या हो गए बिलियन, बिलियन हो गए। चलो बिलियन प्लस विलायक बराबर बिलियन होता है। चलो अब देखो आधे पारगम में झिल्ली क्या है। देखो ये सब बेसिक क्वेश्चन जिससे आप लोग को याद रखना। 2 नंबर में यार इजी वाला हावला वाला क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो डियर यही सब क्वेश्चन अगर आ जाए तो। चलो देखो कितना छोटा छोटा परिभाषा डियर जिससे आप लोग 2 नंबर में लेकर के पूरा अंक बटोर सकते हो। कहा जा रहा है कि आधे पारगम में झिल्ली क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। ऐसा झिल्ली जिससे का सिर्फ विलायक के कण पार हो सकते हैं। देखो विलेय के कण पार नहीं होंगे लेकिन विलायक के कण यार पार हो जाएंगे। परंतु देखो यहाँ पर कहा जाए ऐसा झिल्ली जिससे सिर्फ विलायक के कण पार हो सकते हैं परंतु विलेय के कण नहीं पार हो सकते हैं, तो ऐसे झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी कि दोस्तों ध्यान से समझोगे ऐसा झिल्ली सिर्फ और सिर्फ जिससे विलायक के पार हो सके और विलेय की यार कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि विलेय कभी पार ही नहीं हो सकता है, वैसे झिल्लियों को हम लोग दोस्तों अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। देखो समझो यार बात को, मान लीजिए एक झिल्ली दोस्तों जिसमें सिर्फ विलायक के कण ही पार हो सकते हैं विलेय के कण नहीं, तो उससे झिल्ली को हम लोग दोस्तों अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। देखो क्वथनांक क्या है, ये सब बेसिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यार पूछ सकता है। वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ उबालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक, विलयन, दोस्तों हिमांक, ये सब ऑप्शन में दे देगा, तो आप लोग को ध्यान रखना क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ उबालता है उस ताप को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, उस पदार्थ का, देखो पदार्थ यहाँ में थोड़ा कंफ्यूज है, पदार्थ को दोस्तों क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ उबालता है उसे हम लोग दोस्तों क्वथनांक कहते हैं डियर। चलो हिमांक की बात करेंगे अब, हिमांक की बात करेंगे। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदलता है, वह दोस्तों ताप, वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ दोस्तों द्रव से ठोस में बदलता है तो उस ताप को दोस्तों उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री होता है, तो याद रखना वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव से दोस्तों ठोस में बदलता है, द्रव से ठोस में बदलता है दोस्तों हिमांक कहलाता है। चलो देखो डियर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हिमांक में उन्नयन क्या है, हिमांक में उन्नयन क्या है, तो जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी वृद्धि को यह क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। यार 5 मार्क्स में यह क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। हेनरी के नियम और अनुप्रयोग और ये वाला क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इससे संबंधित जितना भी दोस्तों पूछा जाता है 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर हेनरी का नियम पूछा तो 2 नंबर और क्वथनांक का पूछा 2 नंबर। अगर इसका अनुप्रयोग और दोस्तों इससे निरूपित क्या कर इसके पूरे वर्णन पूछे तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील, जब कोई विलयन होगा यार उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो उसकी दोस्तों जो क्वथनांक होगी उसकी में वृद्धि तो होगी, वही तो होती है, लेकिन वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। देखो जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील मतलब दोस्तों पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होगा और उसी वृद्धि को दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे प्राय डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। किससे, देखो ये सब अगर एग्जाम में आप लोग को एग्जामिनर के नज़र में आके कि डेल्टा टीवी इस स्टूडेंट ने लिखा है तो उन्हें यार अंदर से लगेगा कि बिल्कुल छात्र है वो बिल्कुल मेहनत किया है,
बिल्कुल इसके बारे में कुछ जानता है तभी उसने दोस्तों डेल्टा टीवी का वर्णन किया है। अगर क्वथनांक में उन्नयन आ गया डियर तो आप लोग ये सब बात जरूर लिखो कि उसको सूचित किससे किया जाता है, इसका दोस्तों क्या है इसमें राज, ये सब लिखोगे यार तो बिल्कुल सिलेबस से मिलेगा जब वो दोस्तों कॉपी को जांचेंगे। अगर ऐसा आप लोग पाओ जाओगे तो यार बेहतर रिजल्ट आएंगे। चलिए इसलिए कहता हूँ बेसिक की थोड़ा मजबूत रख लो डियर। आप लोग अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं याद आता तो इतना आप लोग याद रख सकते हो ना कि इसे डेल्टा टीवी से सूचित किया था, बस इतना ही काफ़ी है वहाँ पर। चलिए माना कि किसी शुद्ध पर विलायक का क्वथनांक टीवी टी नॉट बी है, ठीक है ना। चलो और उसमें कई वाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ करके टीवी हो जाता है। यानी कि माना कि शुद्ध पदार्थ का जो क्वथनांक होता है टी नॉट बी होता है, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है टी नॉट बी होता है, जब इसमें कोई वाष्पशील विलेय पदार्थ मिला जाता है तो दोस्तों टीवी हो जाता है। चलो क्या हो जाता है, टीवी हो जाता है। तो तब क्वथनांक में जो उन्नयन होगा उसका जो शुद्ध हो जाएगा विलायक का क्वथनांक बटा में माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है ना। चलो यहाँ पर दोस्तों देखो डेल्टा टीवी द्वारा दोस्तों क्वथनांक को यार क्वथनांक उन्नयन को सूचित किया जाता है। आप लोग देखें विलायक का क्वथनांक टीवी है और दोस्तों शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीवी नॉट है, ठीक है ना। चलो ये आप लोग लिखोगे डियर, मैं कैसे बताऊँ आप लोग को, ये आप लोग को 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये इस तरह से लिखेगा। अगर दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन है बस इतना लिख दो 2 नंबर, ये लिख दोगे 5 नंबर में आया है तो 5 नंबर के लिए कुछ और लिखना पड़ता है जो कि आप लोग लिख सकते हो इतना आप लोग को बता दिए। तो अगर क्वथनांक में उन्नयन क्या इतना ही पूछता तो लिख दीजिएगा तो बिल्कुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 5 नंबर मिलेंगे। आप पूछेगा क्वथनांक में उन्नयन संबंधित राउल्ट के नियम क्या है, क्वथनांक में उन्नयन संबंधित राउल्ट का नियम क्या है, यहाँ से आप लोग देखो। तो कहा जा रहा है कि इस नियम अनुसार किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन विलयन के मोलालता के समानुपाती होता है। इस नियम अनुसार किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन विलयन के मोलालता के समानुपाती होता है। अर्थात माय डियर स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है किसी विलयन का क्वथनांक में जो उन्नयन होता है विलयन के मोलालता के समानुपाती होता है। तो आप लोगों को पता है विलयन क्वथनांक का उन्नयन टीवी नॉट है, ठीक है ना, टीवी नॉट है, सॉरी टीवी है, ठीक है ना। डेल्टा टीवी जैसे हम लोग सूचित किए थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। डेल्टा टीवी सूचित क्या है, मोलालता को दोस्तों छोटी एम से स्मॉल एम से सूचित करते हैं और मोलालता को कैपिटल एम। तो यहाँ पर दोस्तों मोलालता के बात करते हैं इसके समानुपाती होता है, और जब समानुपाती होता है तो यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ है, पूछ सकता है एग्जाम इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो अगर टीवी नॉट दोस्तों एम रहेगा तो बिल्कुल सही होगा, अगर टीवी नॉट कैपिटल एम रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो डेल्टा टीवी दोस्तों के बी एम आ गया, आप लोग देख पाओगे सर जी ये क्या हो गया। तो यार यहाँ पर कांस्टेंट राशि जुड़ा है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से आप लोग देख करके दोस्तों बी को यार काट देना, टी के एम हो गया, ठीक है ना। चलो कांस्टेंट राशि के आया। आप देखो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है, अब देखो ये भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएंगे। चलिए ये सब क्वेश्चन को यार ठोक देना ऐसा कि वो भी ना जाए हक्का बक्का। चलो एकदम बिल्कुल धोरे धोरे सभी स्टूडेंट लास्ट तक बनाना, बहुत मजा आने वाला है। चलिए मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, राउल्ट के नियम से किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन, राउल्ट के नियम से किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन टीवी जो होता है दोस्तों के वे क्रॉस एम होता है। एम बराबर 1 रखेंगे तो डेल्टा टीवी दोस्तों जो हो जाएगा डेल्टा टीवी का बराबर के भी हो जाएगा। चलो बिल्कुल ये मोलर देखो यहाँ पर अगर आप लोग को समझ में नहीं है तो यहाँ देखिए इस प्रकार मोलालता वाले विलयन में इस प्रकार एक मोलालता एक मोल दोस्तों दिया गया, देख सकते हो यहाँ पर एक मोलालता वाले बनाने में दोस्तों विलयन का क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, जितना वृद्धि होगा ना इसमें उसी को दोस्तों क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहेंगे डियर। बिल्कुल एकदम भौकाल मच जाएगा डियर, लास्ट तक बने रहेंगे। देखो हिमांक में अवनमन क्या है, हिमांक में अवनमन क्या है तो ध्यान से समझो। जब किसी विलयन या विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके हिमांक में दोस्तों कमी आते, उसी कमी को दोस्तों हिमांक में अवनमन कहा जाता है। जब किसी विलयन या विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला जाता है तो उसके हिमांक में कमी आती है। यार जाहिर सी बात है किसी विलयन में या विलायक में कोई अवाष्पशील मिलाएगा तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला जाएगा तो उसके हिमांक का मतलब क्या, हिमांक में अवनमन यानी कि हिमांक में
दोस्तों अवनमन होगा, कमी होगा, उसी अवनमन को दोस्तों कमी को हम लोग हिमांक अवनमन कहते हैं। इससे हम लोग दोस्तों डेल्टा टीएफ से सूचित करते हैं। किसके द्वारा? या डेल्टा टीएफ से सूचित करते हैं। एकदम बिल्कुल तहलका मचना चाहिए डियर स्टूडेंट। चलिए डियर एकदम बिल्कुल ध्यान से बिलियन के हिमांक में अवनमन देखोगे डियर, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे डियर, यहाँ पर आप लोग को सूत्र वगैरह दिया गया है। बिलियन के हिमांक में अवनमन जो होगा डेल्टा टीएफ जो होगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ को होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है किसी बिलियन या विलायक में आप स्पेशल विलाय पदार्थ मिलाएंगे तो उसके हिमांक में दोस्तों कमी आएगी, उसी हिमांक को आप हिमांक में अवनमन कहा जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखोगे टीएफ है दोस्तों हिमांक में अवनमन, और दोस्तों टी नॉट एफ जो है शुद्ध विलायक का हिमांक है, और दोस्तों टीएफ है विलायक का हिमांक है। चलो हिमांक अवनमन संबंधित राउल्ट का नियम अब देखिए आप लोग। हिमांक अवनमन संबंधित राउल्ट का नियम आप लोग देखिए और बतलाइए कैसा लग रहा है। चलो यहाँ से देखोगे डियर, तो इस नियम अनुसार किसी बिलियन के हिमांक में अवनमन उसकी मोलारता के समानुपाती होता है। यानी कि हिमांक अवनमन संबंधित राउल्ट के नियम में कहा जा रहा है कि इस नियम अनुसार किसी बिलियन के हिमांक में जो अवनमन होगा उसकी मोलारता के समानुपाती होगा। वही बात जो अभी आप लोग को बतलाते हैं। चलो देखो एक ही बात दो बार आ गया। चलो कोई दिक्कत के बाद डेल्टा के यहाँ पर हिमांक में अवनमन में बिलियन का एक स्थान जिसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है एम बराबर है टीवी बराबर केफ आ गया। चलो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ से देखो ये सब क्वेश्चन यार नहीं आएगा तो मजा या ट्विस्ट कैसे आएगा कहानी में। चलो ये सब क्वेश्चन तो यार लॉलीपॉप क्वेश्चन या क्या कहें, ये सब क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलो देखो कहा जाए प्रासरण क्या है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन प्रासरण क्या है। तो देखिए जब दो बिलियनों को एक दूसरे से एक अर्धपरिगामी झिल्ली से अलग करते हैं, जब दो बिलियनों को दोस्तों एक दूसरे से अर्धपरिगामी झिल्ली द्वारा दोस्तों क्या करते हैं? अलग करते हैं अर्धपरिगामी झिल्ली द्वारा अलग करते हैं, तो तानो बिलियन से विलायक के कण दोस्तों अर्धपरिगामी झिल्ली को पार करके शांत बिलियन में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस क्रिया को दोस्तों प्रासरण कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों दो बिलियनों को एक दूसरे के से एक अर्धपरिगामी झिल्ली में रखा जाता है। दो बिलियन को रखेंगे डियर, मान लीजिए इस प्रकार का कोई बिलियन होगा उसको अर्धपरिगामी झिल्ली द्वारा रखेंगे तो दोस्तों अलग हो जाते हैं, क्योंकि तानो बिलियन से विलायक जो होगा तानो बिलियन एक तरफ होगा दोस्तों, तानो बिलियन से विलायक के कारण अर्धपरिगामी झिल्ली को पार करके दोस्तों क्या करते हैं? शांत बिलियन में प्रवेश करते थे। इस क्रिया को हम लोग प्रासरण कहते हैं। चलो ये बार बार एग्जाम में पूछा, प्रासरण नहीं दाब, ये दोनों दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम याद कर लेना है। बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आएंगे डियर, आप लोग यकीन कीजिए यही सब क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों छाप रहे हैं 2023-24 वाले एग्जाम में। चलिए प्रासरण दाब क्या है, देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट की प्रासरण दाब में कहा जा रहा है कि बिलियन पर आरोपित हुआ बाह्य दाब, देखो बाहरी दाब लग गया, बिलियन पर आरोपित हुआ बाह्य दाब यानी कि बाहरी दाब, जिसके कारण बिलियन का वाष्प दाब बढ़ गया। यानी कि कोई बिलियन पर बाह्य दाब यानी कि बाहरी दाब लगेगा तो बिलियन का वाष्प दाब बढ़ जाएगा, बढ़ करके विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। यानी कि बिलियन का जो वाष्प दाब होगा विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उस पर बाहरी दाब लग रहा है, इसलिए उसे प्रासरणिक दाब कहा गया है। तो इसलिए दोस्तों इसे प्रासरणिक दाब कहते हैं। देखो एक बार और समझो, बिलियन पर आरोपित हुआ बाह्य दाब यानी कि बाहरी दाब, जिसके कारण बिलियन का वाष्प दाब बढ़ करके विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। इससे हम लोग दोस्तों पाई द्वारा निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं। चलो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल धोरे धोरे उड़ा देंगे। चलिए देखोगे डियर तो बहुत से क्वेश्चन आपको अभी दिखाने हैं। चलिए दिक्कत नहीं है। चलो बार्ट ऑफ समीकरण क्या? बार्ट ऑफ समीकरण, चलिए डियर बार्ट ऑफ समीकरण क्या? बार्ट ऑफ समीकरण, चलो बार्ट ऑफ समीकरण के अनुसार किसी बिलियन का प्रासरण दाब उसकी मोलालता के प्रासरणिक दाब बिलियन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ध्यान समझना, बार्ट ऑफ के अनुसार कि वैज्ञानिक है, बार्ट ऑफ के अनुसार किसी बिलियन का प्रासरण दाब जो होगा बिलियन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। पहला में कहा जा रहा है ये तो दोस्तों तीन नियमों के समीकरण से चलेंगे। बार्ट ऑफ के अनुसार किसी बिलियन का प्रासरण दाब दोस्तों पाई जो होगा उसकी बिलियन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि दोस्तों इसके भी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि पाए बाई भी के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात ये स्टूडेंट पाए दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती 1/v होगा, ठीक है ना। चलो व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल
उल्टा इसको होता है, ठीक है ना। यानी कि आप लोग देख पाओगे पाई बट्टा यहाँ पर दोस्तों दिया गया 1/20 समीकरण 1 माना। यहाँ पर समीकरण 2 में देखो बिलियन का प्राचलन दाम बिलियन के समानुपाती होता है। बिलियन का प्राचलन दाम दोस्तों प्राचलन दाम को पाई से और दोस्तों ताप को टेम्परेचर को टी से। यहाँ पर ये आप लोग का समीकरण 2 बन गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन। बाट ऑफ समीकरण क्या पूछेगा। और देखो यहाँ बिलियन का प्राचलन दाब विलय के मूलों की संख्या के समानुपाती होता है। बिलियन का प्राचलन दाब पाई होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है। चलो इसके समानुपाती मूलों की संख्या के समानुपाती होता है, यानी क्या स्मॉल एन के समानुपाती। विलय के मूलों की संख्या की एन होगा दोस्तों संख्या होगा तो उसके समानुपाती समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1, 2 एवं 3 से आप लोग देखेंगे तो पाई बराबर CRT आ गया। देखो यहाँ पर पाई बराबर CRT आ गया, आप लोगों का सूत्र हो गया, ठीक है ना। चलो पूछा गया है दोस्तों बहुत बार एग्जाम में 17, 20, 21, 22 सब पूछा हुआ है। चलो प्राचलन और विसरण में अंतर को भी जान लेते हैं, नहीं तो दोस्तों आप लोग को थप्पड़ पड़ देंगे, ये सभी इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलो यहाँ पर देखिए डियर, यहाँ पर कहा जा प्राचलन और विसरण में क्या कहा जा रहा है। चलो कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट की प्राचलन या क्रिया तनु बिलियन से शांत बिलियन की ओर होती है। प्राचलन क्रिया जो होती है डियर स्टूडेंट या क्रिया जो होती है तनु बिलियन से शांत बिलियन की होती है। और जबकि दोस्तों विसरण क्रिया जो होती है यह शांत बिलियन से दोस्तों या शांत बिलियन से तनु बिलियन की ओर होती है। कौन तो दोस्तों विसरण। और प्राचलन जो होता है यह क्रिया तनु बिलियन से शांत बिलियन की ओर होते हैं। सोच लो ये दोस्तों इसके एकदम विपरीत है दोनों का, ठीक है ना। अगर एक याद रखोगे तो दूसरा फ्री है। चलो इसमें SPM की आवश्यकता होती है। देखो इसमें आधे पैगा में झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें SPM की यार आवश्यकता ही नहीं होती है। चलो विसरण में SPM की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्राचलन में दोस्तों SPM की आवश्यकता होती है। इसे अतिरिक्त दाब लगाकर दोस्तों रोका जा सकता है। अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। किसको यार तो प्राचलन को अतिरिक्त दाब लगाकर हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन विसरण में दोस्तों अतिरिक्त दाब नहीं लगा करके नहीं रोका जा सकता है। विसरण को दोस्तों अतिरिक्त दाब लगाकर जो होता है ना नहीं रोक सकता है, लेकिन प्राचलन को हम लोग रोक सकते हैं। चलो अब देखो यह क्रिया किसी गैसों का गुण होता है। क्या प्राचलन जो होता है दोस्तों यह क्रिया किसी गैसों का गुण होता है, जबकि विसरण जो होता है यह क्रिया किसी विलयन का गुण होता है। विसरण क्या होता है यह क्रिया किसी विलयन का गुण होता है, विसरण होता है। यह दोस्तों प्राचलन होता है यह क्रिया किसी गैसों का गुण होता है। सोच लो चलिए यहाँ सोचो कहोगे यार तो उल्टा प्राचलन क्या है। देखो ये भी क्वेश्चन कई बार लगाया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। कहा जा रहा है कि किसी विलयन के ऊपर उसके प्राचलन दाब से अधिक दाब लगाकर उसके विलायक को शुद्ध विलायक में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को उल्टा प्राचलन कहा जाता है। किसी विलयन है माय डियर, देख लो यहाँ से आप लोग कोई विलयन है, ठीक है ना। देखो कोई बिलियन है, ठीक है ना। किसी बिलियन के ऊपर उसके प्राचलन दाब से अधिक लगा करके, किसी दोस्तों बिलियन के ऊपर उससे प्राचलन दाब से अधिक दाब लगा करके, ठीक है ना, लगा करके उस विलायक को शुद्ध मान लीजिए इस पर दाब लगाया जा रहा है, तो दोस्तों इसमें शुद्ध विलायक के कण को शुद्ध विलायक में प्रवेश कराने की दोस्तों प्रक्रिया को हम लोग उल्टा प्राचलन कहते हैं। चलो बिल्कुल इसी क्रिया को हम लोग दोस्तों उल्टा प्राचलन कहते हैं। इस विधि से कठोर जल को समुद्री जल में दोस्तों शुद्ध किया जाता है। चलो अब वाष्प दाब पे दोस्तों आप लोग देख लो क्या है। किसी विलयन के वाष्प के द्वारा उसी विलयन के सतह पर आरोपित दाब उस विलयन का दोस्तों वाष्प दाब कहलाता है। किसी विलयन के वाष्प के द्वारा उसी विलयन के सतह पर आरोपित दाब दोस्तों उस विलयन का वाष्प दाब कहलाता है। नंबर PDF के लिए इस नंबर पर दोस्तों संपर्क कीजिएगा, ठीक है ना। 91 42 52 91 34। चलो वाष्प दाब में अवनमन क्या है। वाष्प दाब में अवनमन क्या है, एकदम बिल्कुल एक मीनार से लास्ट तक बने हुए, बहुत खुशी की बात है। चलो जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है उसी कमी को दोस्तों वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। यानी कि जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो दोस्तों जब उसमें मिलाएंगे अवाष्पशील पदार्थ तो जाहिर सी बात है उसके हिमाक में या कमी आएगी, उसके वाष्प दाब में पूछा तो वाष्प दाब में कमी आएगी, उसी कमी को दोस्तों वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। कितना इजी दोस्तों आप लोग का दोस्तों परिभाषा लें। वाष्प दाब में जो अवनमन होता है दोस्तों P0 माइनस PA होता है। P0 डेल्टा PA वाला होता है P0 माइनस PA होता है, जहाँ पर दोस्तों PA0 जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जबकि PA जो है विलयन का वाष्प दाब या विलायक में उपस्थित विलायक के वाष्प दाब होता है, ठीक है ना। और PA दोस्तों वाष्प दाब में अवनमन है।
चलो यहाँ पर देखोगे डियर तो कहा जाए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक अवनमन में आप देखो कितना हो गया, इजी हो गया। किसी विलयन का वाष्प दाब दोस्तों क्या होता है, आप लोग को पता है पी नॉट ए नॉट माइनस पी होता है। क्या होता है दोस्तों किसी विलयन का वाष्प दाब अवनमन, देखो यहाँ से आप लोग क्या वाष्प दाब का अवनमन, पी नॉट ए है ना, पी ए नॉट माइनस पी ए, ये दोस्तों पी नॉट ये होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, यानी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पी ए नॉट के अनुपात को हम लोग अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी कि वाष्प दाब का अवनमन हम लोग पता है दोस्तों पी ए नॉट है माइनस पी ए है, ठीक है ना। इसके बाटा में अनुपात बोल रहा है, देखो अनुपात कर रहा है, कहाँ गया शुद्ध विलायक तथा अनुपात को, देखो शुद्ध विलायक आप लोग का पी नॉट है, पी ए नॉट है, इसी का अनुपात को दोस्तों हम लोग वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अर्थात दोस्तों जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं पी ए नॉट माइनस पी ए बता पी नॉट, देख सकते हो यहाँ से आप लोग को सूत्र भी दिया गया है। चलो बिल्कुल धोरे धोरे, चलो यहाँ पर देखोगे डियर तो कहा था कि विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का जो सूत्र हो गया पी ए नॉट माइनस पी ए, बाटा में दोस्तों पी नॉट, ठीक है ना। ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद कर लो, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। चलो डियर यहाँ पर वाष्प दाब अपेक्षित संबंधित राउल्ट का नियम अब कर रहा है, तो देखो राउल्ट के नियम में क्या कहता है, किसी विलयन का वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन विलयन उपस्थित विलेय के मोलों के प्रवाह के बराबर होता है। अर्थात डियर ध्यान समझना, किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन उपस्थित विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। अर्थात आप लोग यहाँ से देखोगे तो दोस्तों पी ए नॉट जो होगा माइनस पी ए को होगा बराबर एक्स भी होगा। यहाँ से आप लोग ध्यान से समझोगे डियर, तो आप लोग को अभी हम आप लोग को बताएं, देखो यहाँ से वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ाते हैं, उसी को कहा जा रहा है किसी विलयन का अपेक्षिक अवनमन तथा विलयन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। ये अपेक्षिक अवनमन हो गया, अब मोल प्रवाह दोस्तों एक्स हो गया, यही ना, वो इसी के बराबर को हम लोग दोस्तों वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन संबंधित राउल्ट का नियम कहते हैं। देखो यही बातें डियर यहाँ से बिल्कुल आप लोग को क्लियर अब हो गया। देखो ये आप वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और यहाँ से आप लोग देखोगे तो मोल प्रवाह दोनों बराबर होता है। राउल्ट के अनुसार दोस्तों विलयन के दो प्रकार है, ये दोस्तों 2020 में भी 22 में भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। चलो बिल्कुल एकदम बिल्कुल दोनों एग्जाम में पूछा हुआ। चलो यहाँ से देखोगे आदर्श विलयन क्या है, चलो आदर्श विलयन वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे वैसे विलयन को दोस्तों हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहते हैं। इसका जो दोस्तों शर्त होता है HMIX बराबर 0 का, यानी कि ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या, ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो डेल्टा MIX जो होगा दोस्तों आयतन में परिवर्तन, यानी कि इक्वल दे तो परिवर्तन या नहीं होगा, अगर नॉट इक्वल देगा तो परिवर्तन होगा। यहाँ से देखोगे अब अनादर्श विलयन, वह देखो उसके विपरीत है डियर, यहाँ से आप लोग देखोगे तो इसके विपरीत ही है, देखना इसे, इसके विपरीत है। इसमें राउल्ट का नियम का पालन करता है लेकिन इसमें दोस्तों अनादर्श विलयन में नहीं करता है। देखो वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। इसके साथ दोस्तों तो दिया गया डेल्टा HMIX जो होगा इज नॉट इक्वल, तो दोस्तों ताप में परिवर्तन होना चाहिए, नॉट इक्वल दिया गया इसलिए परिवर्तन इसमें हो जाए। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जो विद्यार्थी PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए दोस्तों इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। मुझसे आशा है दोस्तों कि आप लोग को वीडियो बिल्कुल पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद है डियर स्टूडेंट तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं डियर, तो आप लोगों को फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऑल सब्जेक्ट का ऐसे ही देंगे, ठीक है ना। चलो आप लोग प्ले लिस्ट में भी जाकर के वहाँ से वीडियो को जाकर के अध्ययन कर सकते हो, वहाँ पर बेहतर तरीके से आप लोग को बतलाया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप लोग जाइए और विजिट कीजिए और धूरी धूरी उड़ा दीजिए। चलिए इस नंबर पर PDF के लिए संपर्क कर लीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप में दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके बताओ यार आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, ठीक है ना। आप लोग बाद में यार कमेंट ही नहीं करते हो तो मुझे पता कैसे लगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए कमेंट एक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।